नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज। तो इस अध्याय में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज में भी हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम किस किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है। ए, बी और सी, इसमें कोण बी समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। तो जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और बाकी अन्य दो भुजाएं होती है उसमें से एक आधार होता है और एक होता है लंब। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोण ले रहे हैं। जैसे बात करते हैं हम कोण ए की। कोण ए को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो इस थीटा के लिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी और इसके जो पास वाली जो भुजा होगी वो आधार कहलाएगी। तो इसके सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं और जो पास वाली जो भुजा होती है वो संलग्न भुजा होती है। संलग्न भुजा को आधार और सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब अगर बात करें हम इसी त्रिभुज में कोण सी की, तो ये ए, बी और सी कोण बी 90 डिग्री है, समकोण है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण है और यदि कोण सी को हम थीटा मानते हैं, अब कोण सी को हम थीटा मानकर इसके भुजाओं का नाम रखते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसके पास वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और उसके जो तीसरी भुजा बची हुई है वो आधार कहलाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं इन तीन भुजाओं से। कोण ए, बी और सी, इसमें कोण बी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोण ए की, तो कोण ए थीटा मान लिया हमने, तो इसके थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और जो तीसरी बची हुई भुजा है उसको हम कहेंगे आधार। ये इस कोण के लिए है आधार। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो आता है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी सम्मुख भुजा अपॉन समकोण की सम्मुख भुजा। इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो लंब को L से लिख सकते हैं, कर्ण को K से लिख सकते हैं और आधार को A से लिख सकते हैं। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो आता है cos थीटा। cos थीटा जो होता है वो होता है आधार अपॉन कर्ण। दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो साइन थीटा का अगर मान हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब जो है वो है BC, तो भुजा BC
अपॉन कर्ण है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम इन्हीं दो अनुपातों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम साइन थीटा में भाग देते हैं कॉस थीटा का, तो एक नया अनुपात आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, इसको हम कहते हैं टेन थीटा। अब साइन थीटा में भाग देते हैं हम, तो साइन थीटा है लंब अपॉन कर्ण और कॉस थीटा है आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास टेन थीटा का जो मान आता है वो आता है लंब अपॉन आधार। ये तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इस तरह से तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देख लिए। अब बाकी जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा का हम उल्टा करेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे, तो एक और त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, उसको हम कहते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इसको उल्टा लिखेंगे तो कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आएगा, तो कर्ण अपॉन लंब। इसी तरह से पांचवा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा कोस थीटा का उल्टा, जिसको हम कहते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होगा वो होगा 1 अपॉन कोस थीटा। अब कोस थीटा जो होता है वो आधार अपॉन कर्ण होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। हम इनके भुजाओं के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन थीटा जो होगा वो लंब यानी बी सी अपॉन आधार यानी ए बी। इसको यदि लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कर्ण अपॉन लंब। कर्ण हो जाएगा ए सी और लंब है बी सी। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। कर्ण है ए सी, यहाँ पे ए सी कर्ण है और आधार जो होगा वो होगा ए बी। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ये हो गए। और छठा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कॉट थीटा। ये जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो हम जानते हैं टेन थीटा हमने किसको लिखा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हमने टेन थीटा लिखा है। तो कॉट थीटा जो होगा वो टेन थीटा का उल्टा होगा, यानी इसमें कॉस जो होगा वो ऊपर आएगा और साइन नीचे आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर भुजाओं के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसमें हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आधार अपॉन लंब। आधार अपॉन लंब। तो इस तरह से हम इन तीन भुजाओं के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। अब देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है हमको, तो उस समकोण त्रिभुज के समकोण जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा, उसका यदि हम वर्ग करते हैं यानी कर्ण का हम वर्ग करते हैं, तो उसका जो मान होता है वो बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ये कर्ण स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब इससे हम 3 फॉर्मूले और ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है, इससे बाकी 3 फॉर्मूले और आएंगे, वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में आएंगे। जैसे ये, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में हम भाग देते हैं कर्ण स्क्वायर का। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर का भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो इस के स्क्वायर का इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू, इस के स्क्वायर का एल स्क्वायर में भाग देंगे तो एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1 और एल अपॉन के इसका होल स्क्वायर और ए अपॉन के इसका होल स्क्वायर। तो ये तो 1 इज इक्वल टू एल अपॉन के, यानी लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि जिसको हम कहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर और ए अपॉन के होता है आधार अपॉन कर्ण जो कि कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू इधर लिख देते हैं। अब इसका जो स्क्वायर लिखते हैं हम इस तरीके से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी तरह से हम अभी हमने के स्क्वायर का भाग दिया, कर्ण स्क्वायर का इस समीकरण में भाग दिया है। इसी तरह एक बार हम लंब स्क्वायर का भाग देंगे तो एक फॉर्मूला और प्राप्त होगा, और फिर हम आधार स्क्वायर का भाग देंगे तो एक फॉर्मूला और प्राप्त होगा। देखते हैं, लंब स्क्वायर का भाग देते हैं सबसे पहले इसमें। तो समीकरण 1 में हम भाग देते हैं लंब स्क्वायर का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं के अपॉन एल का होल स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस ए अपॉन एल का होल स्क्वायर, यानी कर्ण अपॉन लंब। अब कर्ण अपॉन लंब किसका मान है? कर्ण अपॉन लंब है कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण अपॉन लंब होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 प्लस, और आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब होता है कॉट थीटा, आधार अपॉन लंब कॉट थीटा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक और फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको इधर लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया है। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। दोस्तों पहले पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि हमने समीकरण 1 मानी थी। अब हम देते हैं इस समीकरण में आधार स्क्वायर का भाग, तो आधार स्क्वायर का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कर्ण अपॉन आधार का होल स्क्वायर, ये लंब अपॉन आधार का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण अपॉन आधार को हम लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का मान होता है कर्ण अपॉन आधार। तो
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लंब अपूर्ण आधार, लंब अपूर्ण आधार हमने लिखा था टेन थीटा को, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस और ये 1। अब हम इसको इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। अब तीनों फॉर्मूलों को मैं एक जगह लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए हमें। अब हम देखते हैं इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अलग अलग कोण के लिए। इसके लिए हम एक टेबल याद करेंगे। यहाँ बना देता हूँ मैं टेबल। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर इन दोनों का जो अनुपात है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, जो कि होता है टेन थीटा, और फिर टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, फिर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। इन सभी की वैल्यू देखेंगे हम, और थीटा के कुल 5 मानों के लिए देखेंगे हम। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, और जब थीटा का मान 30 डिग्री हो, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, और थीटा का मान 60 डिग्री हो, और लास्ट में है 90 डिग्री। 1 2 3 4 5, इन 5 कोणों के लिए हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देखते हैं क्या क्या आता है। तो इसकी सबसे एक आसान ट्रिक है, अभी बता देता हूँ दोस्तों। कुछ नहीं करना है इसमें, हमको 1 से 4 तक गिनती लिखनी है। सबसे पहले 0 से 4 तक, 0 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, इसी में भाग देना है अपने को 4 का सब में। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0/4 तो 0 हो जाएगा, 1/4 को 1/4 ही लिखेंगे, 2/4 को हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और 3/4 को हम 3/4 ही लिखेंगे, और 4/4 हो जाएगा 1। अब क्या करना है, जो वैल्यू आई है उस सभी का अंडर रूट कर देना है। तो इन सभी का अंडर रूट कर देते हैं। 0 का अंडर रूट 0 ही आएगा, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2, और 3 का अंडर रूट होगा अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और 1 का अंडर रूट 1। ये जो वैल्यूज़ आई है ये इन कोणों की वैल्यू है। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। किसके लिए? साइन थीटा के लिए है ये वैल्यूज। यानी साइन 0 की वैल्यू है वो है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो है 1। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी है, फिर ये लास्ट वाली वैल्यू 4 का सभी में भाग दिया है, जो वैल्यू आई है उसका अंडर रूट किया है। वो साइन थीटा के लिए ये
वैल्यू हो गई हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। बस ये एक लाइन याद रह गई। अब पूरी टेबल को हम भर सकते हैं। कैसे? अब cos थीटा के लिए वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू ये दे रखी है उसको उल्टे क्रम में लिखना है। यानी ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 यहाँ आएगा, फिर ये 1/2 यहाँ आएगा और ये 0 डिग्री, ये 0 यहाँ पे आएगा। अब हमको पता है tan थीटा के लिए वैल्यू लिखनी है हमको, तो ये भी इसी से आएगी, इन्हीं वैल्यूज से आएगी। tan थीटा क्या होता है? वो sin थीटा अपॉन cos थीटा का अनुपात होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin की जो वैल्यूज आई है उसमें हम cos की वैल्यू का भाग देते हैं। तो 0 में हम 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। जब हम 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 और नीचे रहेगा √3। तो tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√3। फिर 45 डिग्री में देखिए यहाँ पे, जब इस वैल्यू में इस वैल्यू का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है। तो सेम वैल्यू में सेम इसका भाग देंगे तो इसका मान आएगा 1। फिर यहाँ पे √3/2 में 1/2 का भाग देते हैं तो √3/2 में नीचे 2 है और इसमें 1/2 में नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रहेगा √3 और नीचे 1 रहेगा जिसको हम नहीं लिखेंगे। अब लास्ट वैल्यू है 1/0। अब 1 में हम 0 का भाग देते हैं तो जब भी 0 नीचे आता है तो वो वैल्यू अपरिभाषित हो जाती है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 1/0 इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। अब दोस्तों tan थीटा तक हमने ये टेबल देख ली। अब देखते हैं cot थीटा के लिए। अब cot थीटा के लिए हमको पता है कि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो या तो हम इन वैल्यूज़ को उल्टा करके लिखें तो भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि ये वैल्यू इधर लिख दो और ये इधर वाली वैल्यू इधर लिख दो। यानी ये इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा और ये 1/√3 यहाँ पे आएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम sec थीटा। अब sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा की जो भी वैल्यूज़ है हम उसको उल्टा करके लिखते हैं। यानी 1 को हम उल्टा करके लिखेंगे तो 1/1 आएगा, तो ये 1 ही होगा। इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो ये √2/1 आएगा, लेकिन 1 को हम नीचे लिखेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट इस वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे तो 2/1 आएगा, लेकिन 1 को नीचे नहीं लिखेंगे हम। अब 0 को हम उल्टा करेंगे, यानी 0 को हम लिखेंगे 1/0, तो 1/0 होता है अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। फिर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। या तो हम साइन थीटा की वैल्यूज़ को उल्टा करके लिखें, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है कि सेक थीटा की ये जो वैल्यू है उसको उल्टे क्रम में लिखें हम। क्योंकि हमने क्या किया था, कॉस थीटा की जो वैल्यू लिखी थी वो साइन थीटा के उल्टे क्रम में लिखी थी, इसलिए हम अब वापस कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हम सेक थीटा के उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। तो ये इन्फिनिटी जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, ये √2 आएगा यहाँ पे 2/√3 आएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों ये टेबल याद करना। कुछ नहीं, 0 से 4 तक गिनती याद होनी चाहिए और हमें ये मेथड याद होना चाहिए कि कैसे याद करते हैं इसको। तो ये वैल्यू हम याद कर सकते हैं, ये टेबल पूरी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई कैसे हैं। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, इन सभी के लिए ये वैल्यूज़ आई कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इजी वैल्यू देख लेते हैं 45 डिग्री कि यदि थीटा का मान
45 डिग्री हो